नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है और अभी हम रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एरियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। 7 मई से लेकर 11 मई के बीच इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच लगातार कई एरियल एंगेजमेंट को हमको देखने को मिला था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI, रफाल और यहां तक कि जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। लेकिन अभी तक इस पूरे एंगेजमेंट के दौरान एक बार भी तेजस का इस्तेमाल होने की खबर किसी भी मीडिया की तरफ से पब्लिश नहीं किया गया था और काफी सारे लोगों के मन में सवाल उठने लगा था कि आखिरकार किस वजह से तेजस को इस ऑपरेशन में डिप्लॉय नहीं किया गया था। और अभी मिली कुछ इनसाइड रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेजस को भी डिप्लॉय किया गया था और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम इसको डिप्लॉय किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि तेजस ने इस दौरान एक पाकिस्तानी JF-17 को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस एक नॉर्मल कैप मिशन में डिप्लॉय किया गया था और जब तेजस उरी के ऊपर ऑपरेट कर रहा था तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक JF-17 को तेजस के रडार में स्पॉट किया गया था और तेजस की तरफ से JF-17 पर रडार लॉक किया गया था। हालांकि उस वक्त के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर डॉग फाइट अलाउ नहीं किया गया था, जिस वजह से तेजस को मिसाइल फायर करने का परमिशन नहीं मिल पाया था। लेकिन सिचुएशन इतना इंटेंस था कि पाकिस्तानी JF-17 को रिट्रीट करना पड़ा था, यानी कि JF-17 पैनिक मोड में आ गया था कि उसको कहां से लॉक किया जा रहा है, क्योंकि तेजस इस समय एक तरीके से JF-17 को आउटफ्लैंक कर रहा था और तेजस को JF-17 स्पॉट नहीं कर पा रहा था। अब तेजस ने मिसाइल क्यों फायर नहीं किया, इसके बारे में कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक मेजर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि तेजस की स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से JF-17 इसको 100 किलोमीटर ज्यादा दूरी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है, जबकि तेजस में अभी जो रडार मौजूद है ये JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट को 150 किलोमीटर की दूरी से भी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि JF-17 का जो RCS है वो काफी ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी तेजस में ऐसे मिसाइल ही मौजूद नहीं है जो कि 150 किलोमीटर की रेंज में लॉन्च किए जा सकते हैं। और जैसे ही JF-17 को लॉक किया गया था तुरंत ही JF-17 डिफेंसिव मोड में चला गया तो वहां से रिट्रीट कर गया था। अगला अपडेट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, जिन्होंने अपना नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NGAD का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग के F-47 एयरक्राफ्ट से हारने के बाद एक बोल्ड अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अभी वो F-35 को एक 5th जनरेशन प्लस फाइटर जेट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। 28 मई 2025 को बर्नस्टाइन स्ट्रेटेजिक डिसीजन कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टैकलेट ने ये कंफर्म किया कि F-35 प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट जनरेशन फीचर के साथ अपग्रेड किया जा रहा है और खास बात यह कि ये अपग्रेडेड वर्जन भारत जैसे नए कस्टमर को भी ऑफर किया जा सकता है। F-35 की 5+ जनरेशन वेरिएंट में कुछ मेजर अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसमें नए रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसकी एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम में छोटे मोटे चेंजेस भी किए जाने वाले हैं, जिसमें F-35 की इंजन इनलेट्स और एग्जॉस्ट को मॉडिफाई किया जाने वाला है। इससे जेट की RCS को और भी ज्यादा रिड्यूस किया जा सके और इससे इसको और लो ऑब्जॉर्बेबल बनाया जा सकेगा। और ये टेक्नोलॉजी उनकी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर की प्रोटोटाइप से डिराइव किया जाने वाला है, जो कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी होने वाली। इसके अलावा अब इसमें ऑप्शनली मैन्ड ऑप्शन भी यानी कि AI पायलट का इंटीग्रेशन किया जाने वाला है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जनरेशन AI आर्किटेक्चर, 6th जनरेशन सेंसर और लॉन्ग रेंज वेपन को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट की 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक अपग्रेड्स को करने के बाद भी F-35 की प्राइस में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज हमको देखने को नहीं मिलने वाली। और अभी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से बोइंग की जिस F-47 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया है, F-35 उसकी 80% कैपेबिलिटी को मैच करने वाला है, लेकिन प्राइस के मामले में ये F-47 के मुकाबले 50% सस्ता पड़ने वाला है और इसकी मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट $150 मिलियन के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। रिसेंट ईयर में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ओपनली F-35 को भारत को ऑफर करने की बात सामने आई थी और अभी लॉकहीड मार्टिन के CEO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि भारत को F-35 की जिस वेरिएंट को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है उसे F-35D कहा जाने वाला है और इसे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपने इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि भारत की नीड को भी पूरा कर सकेगा। और जल्दी इसको लेके एक डिटेल ड्राफ्ट को भी भारत के पास सबमिट करने की बात किया जा रहा है, जिसको एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भारत को ऑफर किया जाने वाला। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन दिया जाता है यह आगे चल के पता चलने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी हाइपरसोनिक वेपन को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है।
डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक 2025 के इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने फतेह सीरीज और चाइनीज ओरिजिन CM-400 AKG जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें से कोई भी मिसाइल इंडियन एयर डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पाए थे। फतेह 1 मिसाइल की रेंज 140 किलोमीटर थी और फतेह 2 मिसाइल की रेंज लगभग 400 किलोमीटर थी। दूसरी तरफ CM-400 AKG मिसाइल की बात करें तो ये एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जिसे JF-17 से फायर किया गया था और चाइनीज मीडिया की तरफ से इसे मार्क 5 कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा था। लेकिन जब इसे भारत के S-400 सिस्टम, बैरक 8 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक करके इंटरसेप्ट किया तो अभी इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 10 मई 2025 को भारत की बैरक 8 सिस्टम ने एक फतेह 2 मिसाइल को सिरसा हरियाणा के ऊपर इंटरसेप्ट किया था और इस मिसाइल से वो दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और CM-400 AKG के बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने अदमपुर में इंडियन S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इंडियन सोर्सेस ने क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी इंसिडेंट वहां पर नहीं हुआ था। इस वजह से पाकिस्तान को रियलाइज हुआ है कि उनकी करंट मिसाइल कैपेबिलिटी भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के सामने आउटडेटेड लग रहे और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि बेसिकली चाइना के DF-17 जैसे सिस्टम हो सकते हैं। DF-17 एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो मार्क 5 से लेकर मार्क 10 तक की स्पीड को हासिल कर सकता है और लो अल्टीट्यूड में मैन्यूवर करके रडार्स को इवेड कर सकता है या इंटरसेप्टर मिसाइल को इवेड कर सकता है। अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को अभी या तो डायरेक्टली खरीदने का प्लान कर रहा है या फिर इसको को डेवलप करने का प्लान कर रहा है, जिससे बाद में वो मेक इन पाकिस्तान का लेवल लाकर प्रमोट करने वाला है। और ऐसा वो पहले भी JF-17 के साथ या फिर CM-400 सिस्टम के साथ कर चुके हैं। ये भी माना जा रहा है कि अगर चाइना ओपनली टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है तो बैकडोर में पाकिस्तान इसको हासिल करने की कोशिश करने वाला है और नॉर्थ कोरिया के साथ भी पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का यह डेस्परेट मूव क्लियरली दिखाता है कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, बैरक 8 और आकाश जैसे सिस्टम ने पाकिस्तान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर दिया और जब भारत खुद भी दिसंबर 2024 में एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर चुका है तो पाकिस्तान को लगने लगा कि वो मिसाइल के मामले में भारत को मैच नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से और अभी पाकिस्तान की 2 मेजर क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल फ्लीट के बारे में बात करें तो बाबर और राड जैसे मिसाइल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के बैकबोन माने जाते हैं, लेकिन अब जब यूक्रेन अपनी वॉर एफर्ट में फुली एंगेज है तो पाकिस्तान के लिए इन मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम के लिए जरूरी इंजन को हासिल करना मुश्किल हो गया है। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद ही यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री पर इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। यूक्रेन नॉर्मली पाकिस्तान को मिलिट्री इंजन, स्पेयर पार्ट्स और क्रिटिकल कंपोनेंट को सप्लाई करता रहा, लेकिन अभी के हालात में यूक्रेन अपनी डिफेंस नीड को प्रायोरिटी दे रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा टेक्निकल वीकनेस सामने आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है उन सभी में पाकिस्तान की तरफ से इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। बाबर मिसाइल की बात करें तो ये अमेरिकन ओरिजिन टॉमहॉक मिसाइल का कॉपी माना जाता है और 1998 में अफगानिस्तान में गिरे एक टॉमहॉक मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाबर मिसाइल को डेवलप किया गया था, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले जिन स्मॉल टर्बोफैन इंजन या टर्बोजेट इंजन की जरूरत पड़ती है उनको पाकिस्तान कॉपी नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो इन इंजन्स को लेके यूक्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और यूक्रेनियन इंजन्स की मदद से वो अपनी मिसाइल को डेवलप कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से सप्लाई चेन इशू होने की वजह से पाकिस्तान को अपनी बाबर या राड जैसे मिसाइल में इस्तेमाल करने के लिए इंजन नहीं मिल पा रहे, जिस वजह से बाबर मिसाइल की प्रोडक्शन लाइन अभी कम्प्लीटली बंद पड़ चुका है और राड जैसे मिसाइल का भी ऑलमोस्ट सेम हालत होने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए की तरफ से और अभी एडीए की तरफ से एमका की प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक आरएफआई को इशू किया जाने वाला है। इसमें एमका के लिए एक प्रोडक्शन पार्टनर को सिलेक्ट किया जाने वाला है और ये एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें पहली बार एक 5.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोडक्शन में भारत के प्राइवेट एरोस्पेस सेक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले हैं। एडी की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ही रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है और एमका की पहली प्रोटोटाइप को 2026 से 2027 के बीच ही रोल आउट करने का प्लान किया जा रहा है। 26 मई 2025 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से एमका की प्रोडक्शन को फॉर्मली ग्रीन सिग्नल दिया गया था, जिसमें एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी शिफ्ट के तहत प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। इसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी या तो अकेले या फिर कंसोर्टियम के फॉर्म में अपना बिड को सबमिट कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो अब तक इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट का ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर रहा है, अब एक कंसोर्टियम अप्रोच के थ्रू बिड करने की बात सामने आई है।
एचएएल की तरफ से पहले ही 24 इंडियन फर्म्स को अपना प्रपोजल भेजा गया, जिनको वैलिडेट करके सिलेक्टेड कंपनियों के साथ एक कंसोर्टियम को फॉर्म किया जाएगा। इस कंसोर्टियम में एचएएल लीड पार्टनर होने वाला है और बाकी फर्म्स को उनकी टेक्निकल और फाइनेंशियल इनपुट के हिसाब से इक्विटी मिलने वाली है। ये मॉडल पहली बार भारत में प्राइवेट जेट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जहां एचएएल को एक्चुअल कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इससे प्रोडक्शन टाइमलाइन भी फास्ट रहेंगे और डिपेंडेंसी एक वेंडर के ऊपर नहीं रहेगा। इस कोलैबोरेटिव मॉडल का एक सक्सेसफुल टेस्ट को भी पहले हमारे तेजस मार्क 1 जेट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर किया चुका है, जिसमें वीएम टेक्नोलॉजी और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से इसकी फ्यूजलाज सेक्शन को मैन्युफैक्चर किया था और एलएनटी और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जैसे फर्म्स की तरफ से इसके विंग्स और बाकी कंपोनेंट को सप्लाई किया जा रहा है। और अभी इसी मॉडल का एक फर्दर रिफाइंड अप्रोच को एमका के साथ करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।